हाय बच्चों, आज हम सब लोग जो है दिग्लोड के बारे में सीखेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का दूसरा पार्ट होगा। तो हम सब लोग पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम सब लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं? तो कल हम सब लोग सीखे थे कि अणुओं या घनाइनों के एरिया से अगर कोई परमाणु या आयन जुड़ जाता है तो उसके जुड़ जाने से एक यौगिक का निर्माण होता है और उस यौगिक को ही हम सब लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। दूसरा हम सब लोग क्या सीखे थे इसी में कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं ये दो यौगिकों के मिलने से बनते हैं, और जब दो यौगिक आपस में मिलेंगे तभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का निर्माण होगा। तो जो दो यौगिक होते हैं उनको आणविक और योगशील यौगिक भी कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक द्विग्लौड़ होता है, दूसरा संकुल यौगिक होता है। तो कल हम सब लोग यहाँ तक केवल पढ़े थे, तो आज हम सब लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि द्विग्लौड़ किसे कहते हैं। तो द्विग्लौड़ को जानने के लिए हम सब लोग आज फिटकिरी के बारे में सबसे पहले सीखेंगे कि फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। और फिटकिरी हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग जो है फिटकिरी को अक्सर इस्तेमाल करते हो, आप सब लोग फिटकिरी के बारे में अच्छे से जानते हो, बेखूबी जानते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप सब चर्चित हो सबके लिए, आप सब जिसको जानते हो। तो फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2। किसका सूत्र है? फिटकिरी का। जब आप लोग फिटकिरी को जल में घोलते हो तो फिटकिरी क्या होने लगती है? घुलने लगती, धीरे धीरे आयनित होने लगती होती है ना। जैसा कि आप लोग NaCl यानी नमक को जल में घोलते हो तो NaCl भी आयनित होता है, और उस सोडियम में यानी Na जो प्लस में और क्लोरीन माइनस में टूट जाता है, टूटता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम फिटकिरी को जलीय विलय में घोलते हैं तो ये भी क्या होता है? टूटने लगता है, और धनायनों में क्या होता है? ये आयनित होने लगता है। तो जब ये धनायनों में आयनित होने लगता है तो एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यानी ऐसा यौगिक जो जलीय विलय में आयनित हो जाए। क्या हो जाए? जलीय विलय में आयनित होने का मतलब धनायन और ऋणायन में टूटने लग जाए। तो ऐसे यौगिकों को हम सब क्या बोलते हैं? द्विग्लौड़। क्या बात समझ में आएगा? नोट कर सकते हैं आप सब यहाँ पर द्विग्लौड़ का डेफिनेशन। वह यौगिक जो जलीय विलय में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, अर्थात सरल अणुओं में टूट जाते हैं, तो ऐसे यौगिकों को द्विग्लौड़ कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग द्विग्लौड़ का एग्जाम्पल जो है नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम सब लोग अगला टॉपिक जो है हम सबका अगली मीटिंग जो है वो संकुल यौगिक है। और संकुल यौगिक किसे कहते हैं इसके बारे में सीखते हैं। लेकिन इसको सीखने से पहले हम सब लोग जानेंगे कि संकुल यौगिक को हम सब लोग जो है उपसहसंयोजन यौगिक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उपसहसंयोजन यौगिक के नाम से। दूसरा और भी नाम है संयोजन यौगिक या फिर संकुल आयन के नाम से भी। अभी तक हम सब लोग द्विग्लौड़ के बारे में क्या सीख रहे थे कि वो आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। तो आयनित हो जाने के कारण उनको हम सब लोग क्या बोलते थे? क्या बोलते थे उनको? द्विग्लौड़। लेकिन संकुल यौगिक में क्या होगा? ठीक उसी के अपोजिट होगा। जब हम किसी यौगिक को जो है डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो वो क्या होगा? घुलेगा नहीं, वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो आयनित नहीं होगा, तो सरल अणु में नहीं टूटेगा। तो न टूटने की प्रक्रिया को हम संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल आयन। जैसा कि फॉर एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो फॉर एग्जांपल में हम लोग सीख सकते हैं जो है कॉपर एमिनो सल्फेट। क्या सीख सकते हैं? कॉपर एमिनो सल्फेट। तो लिख देते हैं CuNH3 तो जब इस यौगिक को, इसका नाम है कॉपर एमिनो सल्फेट। क्या नाम है? कॉपर एमिनो सल्फेट। तो जब कॉपर एमिनो सल्फेट को जलीय विलय में हम घोलेंगे, किसमें? जलीय विलय में इसको घोलेंगे तो ये नहीं डिजॉल्व होगा, ये आयनित नहीं होगा। अब आयनित क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इतना क्या है? पूरा का पूरा यौगिक है। ये इतना क्या है? पूरा का पूरा यौगिक है, यानी ये पूरा का पूरा यौगिक ही रहेगा।
ये क्या होगा, पूरा का पूरा यौगिक ही रहेगा। और ये इतना क्या आयन है, तो ये भी क्या रहेगा, आयन ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। तो ये टूटने ना टूटने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, संकुल यौगिक। यानी वह यौगिक जिसे जलीय विलयन में घोलने पर आयनित ना हो और अपने अस्तित्व को बनाए रखे, तो उसे संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक या संकुल आयन याद हो जाएगा। तो चलते हैं हम सब लोग अगले टॉपिक को सीखते हैं। हम सब लोग सीखेंगे संकुल आयनों का वर्गीकरण। हम सब लोग अगली रीडिंग सीखेंगे संकुलों का वर्गीकरण या संकुल आयनों का वर्गीकरण। तो संकुल आयनों का वर्गीकरण जो होता है, अभी तक हम सब लोग सीख रहे थे कि ऐसे यौगिक जिनको जलीय विलयन में घोला जाए वो घुलित अवस्था में ना हो, आयनित ना हो, तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक भी होंगे जो धनायन में भी टूटेंगे, ऋणायन में भी टूटेंगे। कुछ ऐसे यौगिक होंगे जो किसी में नहीं टूटेंगे। कुछ ऐसे यौगिक होंगे संकुल में कि जो किसमें टूटेंगे, धनायन में, कुछ मात्रा में धनायन देंगे। कुछ ऐसे यौगिक होंगे जो कुछ मात्रा में ऋणायन में टूटेंगे, और कुछ ऐसे यौगिक होंगे जो ना धनायन में टूटेंगे और ना ही ऋणायन में टूटेंगे। तो संकुल यौगिकों के वर्गीकरण की अगर बात किया जाए तो इन्हें दो वर्गों में डिवाइड किया जाता है। कितने वर्गों में बांटा गया है, दो। पहला है जो है आवेश के आधार पर। पहला क्या है, आवेश के आधार पर। तो संकुल यौगिकों को आवेश के आधार पर तीन वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला है धनायन, दूसरा है ऋणायन और तीसरा है उदासीन। तीसरा क्या है, तो धनायन का मतलब क्या है कि ऐसे यौगिक जिनको जलीय विलयन में घोला जाए और वो क्या हो जाए, धनायनों में टूट जाए, तो ऐसे यौगिक को हम चलो धनायन संकुल यौगिक है। ऐसे यौगिक जो ऋणायनों में विखंडित हो जाए, तो ऐसे यौगिक को हम सब क्या बोलेंगे, ऋणायन संकुल यौगिक। और उदासीन का मतलब क्या होगा, ऐसे यौगिक जिनको जलीय विलयन में घोलने पर ना वो धनायन में टूट रहे हो ना वो ऋणायन में टूट रहे हो, तो ऐसे यौगिकों को हम सब लोग उदासीन यौगिक बोलेंगे। तो बस आज तक हम इसके आगे का कल लेक्चर देखेंगे।